Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 20th February 2023. Let's begin today's MCQ class for upcoming nursing recruitment exams. आज की क्लास की शुरुआत हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर से करेंगे, जिसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आप बताएंगे 120 बाई 80। नॉर्मली ब्लड प्रेशर को आप 120/80 mm ऑफ Hg लिखते हैं। यहाँ पर जो ऊपर वाला 120 है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है और नीचे वाला बीपी डायस्टोलिक बीपी कहलाता है। अब बात करते हैं प्री हाइपरटेंशन क्या होता है। अगर किसी क्लाइंट के अंदर ब्लड प्रेशर 120 से लेकर 139 के बीच हो या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच में हो, तो ये कंडीशन प्री हाइपरटेंशन कहलाती है। यानी पेशेंट में अब हाइपरटेंशन होने ही वाला है, हाई बीपी वाली स्टेट शुरू होने ही वाली है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 120/80 आता है तो इसका मतलब नॉर्मल है। और अगर किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 120 से 149/80 से 89 के बीच में हो, तो ये कंडीशन प्री हाइपरटेंशन कहलाती है। और अगर किसी क्लाइंट के अंदर ब्लड प्रेशर 100/60 से कम हो, तो ये कंडीशन हाइपोटेंशन कहलाती है। हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज 1 हाइपरटेंशन की। अगर किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 140 से 159 यानी 140 टू 159 और डायस्टोलिक बीपी 90 से 99 के बीच में हो, तो ये कंडीशन इस हाइपरटेंशन स्टेज 1 कहलाती है। अगर क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा हो, 100 से ज़्यादा हो, तो ये टाइप 2 हाइपरटेंशन कहलाती है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन का मतलब है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का 160 से ज़्यादा होना और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का 100 से ज़्यादा होना। ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस या इमरजेंसी बीपी के रूप में जानते हैं। यहाँ पर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा हो जाता है। और इस कंडीशन में पेशेंट के ऑर्गन्स फेलियर होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर इस सिचुएशन में क्लाइंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो उसकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। It is a medical emergency and should be treated immediately, otherwise irreversible cardio-neuro changes will happen and death also may occur. इस सिचुएशन में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में आप नाइट्रोप्रोसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेल्थ नीड्स इज कॉल्ड। किसी भी पेशेंट की सभी हेल्थ रिलेटेड आवश्यकताओं को पूरा करना, सभी हेल्थ रिलेटेड नीड्स को फुलफिल करना किस प्रकार का केयर मेथड कहलाता है? इंटीग्रेटेड केयर, कंप्रिहेंसिव केयर, हॉलिस्टिक केयर, एविडेंस बेस्ड केयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हॉलिस्टिक केयर। याद रखिएगा, हॉलिस्टिक केयर या हॉलिस्टिक नर्सिंग केयर के अंतर्गत हम पेशेंट की सभी हेल्थ रिलेटेड नीड्स को फुलफिल करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या फिर सोशल हो या फिर स्पिरिचुअल हो। ये हॉलिस्टिक केयर या हॉलिस्टिक नर्सिंग केयर कहलाता है। एक बार फिर से समझते हैं,
किसी भी पर्सन की हेल्थ से रिलेटेड सभी नीड्स को फुलफिल करना, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो या स्पिरिचुअल हो, होलिस्टिक केयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज। इनमें से कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? एथेरोस्क्लेरोसिस, hyperglycemia, stress, vasospasm of coronary artery. The right answer is option A, atherosclerosis. हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स यानी कोरोनरी आर्टरी में अगर लिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए और इसके कारण आर्टरीज हार्ड हो जाएं, ब्लड फ्लो के लिए जो एरिया है वो नैरो हो जाए, तो ये कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में जाना जाता है। इसे एक प्रकार फिर से समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमारी कोरोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट तक ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है। अब इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर की तरफ मान लीजिए किसी प्रकार के लिपिड्स जो हैं जमा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए और इसके कारण ये आर्टरी अगर हार्ड हो जाती है तो ये चीज एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है। और धीरे धीरे एक समय ऐसे आएगा कि ये जमाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पूरी आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाएगी। अब यहाँ से जो ब्लड है आगे की तरफ नहीं जा पाएगा और इसे ही आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। और इसकी वजह से क्लाइंट में हार्ट अटैक होता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप पेशेंट में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसे हमेशा 200 mg पर डीएल से कम रखें, अदरवाइज क्लाइंट की हार्ट की हेल्थ प्रभावित हो सकती है, क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरी में जाके डिपॉजिट होगा, जिसके कारण जो ब्लड वेसल है वो नैरो होगी, हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं होगी और हार्ट अटैक आएगा और क्लाइंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज। हमारी आइज के अंदर नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 5 to 10 mm of Hg, 10 to 21 mm of Hg, 20 to 30 mm of Hg, 15 to 25 mm of Hg. The right answer is option A, 10 to 21 mm of Hg. हमारा नॉर्मल आई प्रेशर या इंट्राओक्यूलर प्रेशर 10 से 21 mm of Hg के बीच होता है। अगर हमारी आइस के अंदर इससे ज़्यादा प्रेशर हो तो ये कंडीशन ग्लूकोमा कहलाती है। और ग्लूकोमा का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो इस प्रेशर के कारण हमारी आइस में मौजूद ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी और हम ब्लाइंड हो सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर 21 से 31 mm ऑफ Hg के बीच में है तो ये ओपन एंगल ग्लूकोमा होने को बताता है। और इस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में टिमोलोल का इस्तेमाल किया जाता है। TIMOLOL, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन ओपन एंगल ग्लूकोमा। अगर किसी क्लाइंट के अंदर आई प्रेशर 32 से ज़्यादा हो जाए तो ये क्लोज एंगल ग्लूकोमा के होने को बताता है और ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए लेज़र इरिडोटॉमी नाम की सर्जरी की जाती है। नोट कर लीजिएगा, लेज़र इरिडोटॉमी, लेज़र इरिडोटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सोगैमी इज डिफाइंड एज। इनमें से एक्सोगैमी शब्द का क्या मीनिंग होता है? कंपैशनेट मैरिजेस, मैरिजेस आउटसाइड अ ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल मैरिजेस, मैरिजेस विद इन द ग्रुप। The right answer is option B. Marriages outside a group is known as exogamy. ग्रुप से बाहर जाकर मैरिज करना
एक्सोगामी टाइप की मैरिज कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन के बारे में। स्टरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी आर्टिकल या इक्विपमेंट या किसी सरफेस पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, चाहे वो पैथोजेनिक हो, नॉन पैथोजेनिक हो या किसी भी स्टेज में हो, वेजिटेटिव हो या स्पोर फॉर्म में हो। नेक्स्ट आपको बताना है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है। What do you mean by iatrogenic infection? Yes, exactly. जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया और उसमें किसी प्रकार का कोई प्रोसीजर, सर्जरी कुछ भी किया आपने और इस प्रोसीजर के दौरान उसे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो ये आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो किसी पेशेंट में आपने यूरिनरी कैथेटर लगाया और कैथेटर लगाते समय आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा और इसकी वजह से उसे ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, तो ये आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रीटेड बाय। इनमें से किन सेल्स के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन किया जाता है? चीफ सेल्स के द्वारा, ऑक्सेंटिक सेल्स के द्वारा, फंडिक सेल्स के द्वारा, मास्ट सेल्स के द्वारा। आपको ये बात पता होगी, इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे स्टमक एरिया से विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर का होना जरूरी है। और अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो इससे हमें पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ऑक्सेंटिक सेल्स। आप इन ऑक्सेंटिक सेल्स को दो और नामों से भी जानते हैं। आप इन्हें पेराइटल सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें डेलोमॉर्फस सेल्स भी कहा जाता है। डेलोमॉर्फस सेल्स। तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर मौजूद ऑक्सेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स या डेलोमॉर्फस सेल्स के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट किए जाते हैं जो कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पेप्सिनोजन का सिक्रीशन कौन करवाता है तो आप बताएंगे चीफ सेल्स ऑफ स्टमक। यहाँ नोट कर लीजिएगा, पेप्सिनोजन चीफ सेल्स ऑफ स्टमक के द्वारा सिक्रीट की जाती है। ये सभी डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्नोसिया इज। एग्नोसिया टर्म का क्या मीनिंग होता है? इनएबिलिटी टू स्पीक क्लियरली, साफ तरीके से बोल नहीं पाना। ऑप्शन बी, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट करेक्टली, किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को सही तरीके से पहचान नहीं पाना। ऑप्शन सी, इनएबिलिटी टू डू कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस नहीं कर पाना, गणना नहीं कर पाना। ऑप्शन डी, इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ साउंड, साउंड की लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाना। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन
किसी आवाज किसी प्लेस को पहचान नहीं पा रहा है करेक्टली, तो ये एग्नोशिया है। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, faces, voice or place is known as agnosia. Next question. Safe strategy is recommended for the control of, इनमें से किस कंडीशन के लिए सेफ स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। सेफ स्ट्रैटेजी किससे संबंधित है? ट्रैकोमा, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी। The right answer is option A, ट्रैकोमा। आइए सेफ स्ट्रैटेजी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। The safe strategy is used for trachoma condition and it is related with eye. यहाँ पर SAFE को एक्सपेंड किया जाए तो S फॉर सर्जरी, A फॉर एंटीबायोटिक्स, F फॉर फेशियल क्लीनलीनेस और E फॉर एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट होता है। सर्जरी की बात की जाए तो टू करेक्ट ट्रैकोमैटिस ट्राइकियासिस, इंटर्ड आई लैशेस, द लेट ब्लाइंडिंग स्टेज ऑफ ट्रैकोमा। अगर किसी क्लाइंट को ट्रैकोमा डिजीज होता है तो इस ट्रैकोमा के कारण इसकी जो आंखों की पलकें हैं वो अंदर की तरफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट में ब्लाइंडनेस जैसी स्थिति डेवलप हो सकती है। इस चीज को क्योर करने के लिए सर्जरी की जाती है और पलकों का अंदर की तरफ होना ट्रैकोमैटिस ट्राइचियासिस के रूप में जाना जाता है, यानी इंटर्न आई लैशेस, अंदर की तरफ मुड़ी हुई आंखों की पलकें। नेक्स्ट हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर ट्रैकोमैटिस इन्फेक्शन से प्रिवेंशन हेतु, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन से प्रिवेंशन हेतु एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड आता है फेशियल क्लीनलीनेस टू रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। हम पर्सन में इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को कम करवा देते हैं चेहरे को साफ रखकर, चेहरे को क्लीन रखकर। नेक्स्ट हम यूज करते हैं एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। हम अपने आसपास के एनवायरमेंट में हाइजीन का ख्याल रखते हैं जिससे किसी भी प्रकार का फर्दर इन्फेक्शन नहीं हो। ट्रैकोमा is a disease of the eye caused by infection with the bacterium Chlamydia trachomatis. Very important point है, ट्रैकोमा आई कंडीशन क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से होती है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a pregnant client reports that her last menstrual period was February 9, 2022. Using Nagel's rule, what will the nurse determine as the estimated date of birth? आपको नेगल्स फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता करनी है। एक वुमेन जिसमें आखिरी पीरियड 9 फरवरी 2022 को आया था, उसमें अब बच्चे की डिलीवरी किस डेट को होगी ये आपको बताना है। बच्चे की डेट ऑफ डिलीवरी को पता करने के लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं उसे नेगल्स फॉर्मूला, नेगल्स रूल कहते हैं। इसके अंदर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब आया था उसके अंदर 9 मंथ्स को ऐड करके 7 डेज जोड़ दिए जाते हैं। कई बार इसे इस तरह से भी बताया जाता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में से 3 मंथ्स को घटाकर 7 डेज को ऐड कर देना। दोनों ही कुछ भी कहिए, कैसे भी करिए, एक ही आंसर आएगा। तो नेगल्स फॉर्मूला से जब किसी वुमेन का आप डेट ऑफ डिलीवरी पता करेंगे तो उसके लिए इस तरह से आपको वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट दी गई है 9 फरवरी। 9
फरवरी, अब इसके अंदर 9 मंथ्स आपको ऐड करने हैं और 7 डेज आपको ऐड करने हैं। जब फरवरी के अंदर 9 मंथ्स आप जोड़ेंगे तो आएगा नवंबर, और 7 डेज 9 फरवरी में जोड़ेंगे तो आएगा 16। तो 16 नवंबर को इस बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही माना जाएगा। 16 नवंबर 2022 को बच्चे की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी। इस डेट से 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे यानी +2 प्लस -2 हो सकता है। नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी डिजीज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इस डिजीज कंडीशन में स्किन, आइज और नर्वस सिस्टम प्रभावित होती हैं। इस डिजीज की डिस्कवरी हैंसन नामक पर्सन ने की थी, इसलिए इसे कई बार हैंसन्स डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। लेप्रोसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए डेप्सोन को ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। लेप्रोसी डिजीज को हम सोशल स्टिग्मा के नाम से जानते हैं, यानी कि सामाजिक कलंक के रूप में, क्योंकि पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग उन लोगों को होता है जिन्होंने किसी तरह का कोई पाप किया है। लेप्रोसी डिजीज के पेशेंट्स को समाज में एक बुरी दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये डिजीज ठीक की जा सकती है। एड्स डिजीज को स्लिम्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। एचआईवी इन्फेक्शन के बाद पेशेंट की इम्यूनिटी का बहुत कम हो जाना एड्स डिजीज है, और इसमें पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, पर्सन स्लिम हो जाता है, पतला दुबला हो जाता है, इसलिए इसे हम स्लिम्स डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रेसलर सिंड्रोम कंडीशन की। अगर किसी क्लाइंट को हार्ट अटैक आने के बाद यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने के बाद प्लूराइटिक चेस्ट पेन, पेरिकार्डाइटिस, फीवर और ल्यूकोसाइटोसिस जैसी कंडीशंस होती हैं, तो इसका मतलब है क्लाइंट को ड्रेसलेस सिंड्रोम हो चुका है। देखिएगा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। किसी भी क्लाइंट को हार्ट अटैक आने के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशंस में ड्रेसलर सिंड्रोम भी एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखा जाता है। ड्रेसलर सिंड्रोम का मतलब होता है हार्ट अटैक आने के बाद क्लाइंट में प्लूराइटिक चेस्ट पेन होना, पेरिकार्डाइटिस होना, फीवर होना और ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन का होना। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बाद अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे ज्यादा होने वाला कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, तो आप बताएंगे डिसरिथमिया, जो कि 80% केसेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient with diabetes mellitus has a glycosylated hemoglobin HbA1c level 9%. Based on this result, nurse plan to teach patient about the need to। अगर किसी क्लाइंट को डायबिटीज है और उसमें ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट करवाया जाता है और टेस्ट रिजल्ट 9% आता है, तो इससे आप क्या मानेंगे? ऑप्शन ए, अवॉइड इन्फेक्शन। ऑप्शन बी, टेक इन एडिक्वेट फ्लूइड्स। ऑप्शन सी, प्रिवेंट एंड रिकॉग्नाइज हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन डी, प्रिवेंट एंड रिकॉग्नाइज हाइपरग्लाइसीमिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। आइए HbA1c टेस्ट के बारे में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी क्लाइंट को डायबिटीज है और आप उसमें पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं कि उसने अपनी हेल्थ का ख्याल अच्छे से रखा है या नहीं, उसने अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखा है या नहीं, तो उसके लिए HbA1c टेस्ट करवाया जा सकता है। यानी 3 महीने का ब्लड ग्लूकोज लेवल पता करने के लिए HbA1c टेस्ट करवाया जा सकता है। और इस HbA1c टेस्ट का रिजल्ट यदि 5.7 से कम आता है, तो इसका मतलब है पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, इसे शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर HbA1c टेस्ट का रिजल्ट 5.7 से 6.4 के बीच में आता है, तो इसका मतलब है क्लाइंट प्री डायबिटिक है, यानी इसमें डायबिटीज होने की संभावना है।
और अगर क्लाइंट का रिजल्ट 6.5% या इससे ऊपर आता है तो इसका मतलब है 100% क्लाइंट को डायबिटीज है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू हैव अ रोल इन वुंड हीलिंग? इनमें से किस विटामिन का उपयोग घाव भरने यानी वुंड हीलिंग के लिए किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। द राइट आंसर इज ऑप्शन टू, विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये वुंड हीलिंग करवाने और इंटेस्टाइन से आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। विटामिन ए आइस की हेल्थ को बेहतर रखने के लिए जरूरी है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। विटामिन ई को हम टोकोफिरॉल के नाम से जानते हैं और ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के रूप में जाना जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन पावर को बेहतर बनाने में इसका उपयोग होता है। विटामिन के एंटी हेमरेजिक विटामिन है, इसे फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज में विटामिन के की कमी होती है जिसके कारण उनमें ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the definition of health by WHO include all except। WHO के द्वारा दी गई हेल्थ की डेफिनेशन में हम किसे इंक्लूड नहीं करते हैं? मेंटल, फिजिकल, रिप्रोडक्टिव, सोशल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी थी वो है health is a state of complete physical, mental, and social well being, and not merely an absence of disease or infirmity। अगर किसी व्यक्ति में कोई डिजीज नहीं है तो आप उसे पूरी तरह से स्वस्थ या हेल्दी नहीं कह सकते। हेल्थ की परिभाषा के अनुसार, WHO के द्वारा दी गई हेल्थ की परिभाषा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आप हेल्दी तब कहेंगे जब उसमें किसी भी प्रकार का डिजीज ना हो, व्यक्ति फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो, सोशली भी हेल्दी हो। फिजिकली हेल्दी का मतलब है कि वो अपने सभी कामों को खुद से पूरा कर सके। मेंटली इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अपनी आजीविका चला सके और सोशली उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। अगर किसी पर्सन में फिजिकल, मेंटल और सोशली अच्छा है और उसमें किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं है, तब आप उसे कंप्लीटली हेल्दी कह पाएंगे। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव को इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्कोहल बेस्ड हैंडरब की। अल्कोहल बेस्ड हैंडरब का इस्तेमाल आप नॉन विजिबल कंटेमिनेशन को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। सिंपली कहें तो आप किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने जा रहे हैं या केयर प्रोवाइड करके आए हैं, तो उस समय अगर आपके हाथों पर कोई भी चीज नहीं लगी है, यानी आपके हाथ दिखने में गंदे नहीं लग रहे हैं, तो आप अल्कोहल बेस्ड हैंड रब की मदद से इन्हें क्लीन कर सकते हैं। और अगर हाथों पर किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन है, कोई गंदगी लगी हुई दिखाई दे रही है, चिपकी हुई, तो आप फिर इसे अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से क्लीन नहीं करेंगे, वहां आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी पड़ेगी। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल 20 से 30 सेकंड के लिए किया जाता है। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल 20 से 30 सेकंड तक लगातार करके आप हैंड्स को क्लीन कर पाते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है। यस, एग्जैक्टली। अगर किसी क्लाइंट के शरीर में इम्यूनिटी कमजोर हो जाए या खत्म हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उसे कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं।
हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसे आप अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे कि किसी एचआईवी एड्स से सफरिंग पेशेंट जिसमें इम्यूनिटी लगभग खत्म हो चुकी होती है, उसमें निमोनिया डिजीज का हो जाना। और मोस्ट कॉमनली ये न्यूमोसिस्टिक जीरोवैकी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की लार्जेस्ट वेन, इंफीरियर वेना कावा। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट नर्व, सबसे लंबी नर्व, it is sciatic. Sciatic is a longest nerve. Next, normal body temperature, it is 37 degree centigrade or 98.6 degree Fahrenheit. Normal pulse rate, it is 72 beats per minute, या फिर इसे आप 60 से 100 बीट्स पर मिनट भी कह सकते हैं। रेंज में अगर ऑप्शन में 60 से 100 बीट्स पर मिनट दिया हो तो भी आप उसे सही मानेंगे, और एग्जैक्ट पूछा जाए तो 72 बीट्स पर मिनट इज अ परफेक्ट चॉइस। नॉर्मल रेस्पिरेशन, यस इट इज 16 से 20 बीट्स ब्रीथ्स पर मिनट। नॉर्मल रेस्पिरेशन 16 से 20 माना जाता है। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला बीपी बताना है आपको। यस इट इज 120 mm ऑफ Hg। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे वाला बीपी, यस इट इज 80 mm ऑफ Hg। और नॉर्मल बीपी आपसे पूछ लिया जाए तो 120/80 mm ऑफ Hg। ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आपके हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाने वाली ब्लड वेसल का नाम बताना है आपको। यस इट इज आर्टरी, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड टू हार्ट, उस ब्लड वेसल का नाम बताएं जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती है। एक्सीलेंट गाइस, इट इज वेन। नेक्स्ट, ब्लड वेसल विच लिंक आर्टरीज एंड वेन, उस ब्लड वेसल का नाम बताएं जो कि आर्टरी और वेन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। यस एग्जैक्टली इट इज कैपिलरीज। कैपिलरी जो है आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉइस्ट हीट मेथड द्वारा स्टरलाइजेशन किए जाने के बॉइलिंग मेथड की। किसी भी इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए बॉइलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मेथड में हम इक्विपमेंट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करते हैं। इस बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा स्पोर फॉर्म्स जो हैं वो किल नहीं होती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यदि स्पोर फॉर्म में आर्टिकल पर मौजूद हैं तो वो इससे डिस्ट्रॉय नहीं होते, कंटेमिनेशन का रिस्क इसमें बना रहता है। बॉइलिंग मेथड के द्वारा हम सीजर्स को स्टरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बॉइलिंग मेथड द्वारा अगर सीजर्स स्टरलाइज की जाएंगी तो उनकी जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है। इसके अलावा इस मेथड द्वारा हम और दूसरे मेटल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHEB स्टैंड्स फॉर, CHEB का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एनवायरमेंटल ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एजुकेटेड ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एफिशिएंसी ब्यूरो। The right answer is option A, Central Health Education Bureau. Central Health Education Bureau. Next question.
Incentive spirometry will help to। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का इस्तेमाल इनमें से किस कंडीशन के लिए किया जाता है? प्रमोट कफिंग, प्रिवेंटिंग एटेलेक्टेसिस, प्रमोट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन, ऑल द अबव। The right answer is option B, preventing atelectasis। जिन पेशेंट्स में ऑपरेशन हो चुका होता है, सर्जरी हो चुकी होती है, सर्जरी के बाद उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन एटेलेक्टेसिस के रूप में देखने को मिलता है। एटेलेक्टेस की एक्टेल एक्टेलेक्टेसिस कंडीशन के अंदर पेशेंट के जो लंग्स के एल्विलाई हैं वो पूरी तरह से फंक्शनिंग नहीं रहते हैं, वो कोलैप्स होने लगते हैं। ऑपरेशन के बाद आई इस एटेलेक्टेसिस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए इंसेंटिव स्पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपने हॉस्पिटल के अंदर एक डिवाइस देखा होगा जो कि आकार में काफ़ी छोटा होता है और इसके अंदर 3 अलग-अलग कलर की बॉल्स होती हैं और एक ट्यूब से कनेक्टेड माउथ पीस होता है, जिसे पेशेंट से देकर इसमें तेज़ी से एयर को ब्लो करने या एयर को सक करने के लिए कहा जाता है, हवा फूँकने या हवा छोड़ने के लिए कहा जाता है। ऐसा करते समय पेशेंट को बहुत तेज़ी से उसके अंदर एयर ब्लो करनी पड़ती है और वो वॉल्स ऊपर आती हैं। ऐसा करते हुए पेशेंट के लंग्स को एक्सपैंड होने का पूरा टाइम मिलता है, उनमें धीरे-धीरे एक्सरसाइज के कारण मजबूती आने लगती है और एटेलेक्टेसिस कंडीशन से बचाव होता है। तो हम कह सकते हैं इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का इस्तेमाल लंग्स की एक्सरसाइज करवाने, ऑपरेशन के बाद एटेलेक्टेसिस कंडीशन के प्रिवेंशन में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the physician prescribes regular insulin 5 units subcutaneous, regular insulin being exert an effect। किसी पेशेंट को यदि सबक्यूटेनियस रूट से 5 यूनिट्स रेगुलर इंसुलिन एडमिनिस्टर की जाएं तो इसका इफेक्ट कितने समय में दिखने लगेगा? 5 से 10 मिनट में, 10 से 20 मिनट में, 30 से 60 मिनट में या फिर 60 से 120 मिनट में? The right answer is option C, 30 to 60 minutes। आइए क्विकली इंसुलिन टाइप, इनके ऑनसेट ऑफ एक्शन, पीक और टोटल ड्यूरेशन को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो इंसुलिन अवेलेबल है उसे हम 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है रेगुलर इंसुलिन, फिर आता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, फिर आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन और फिर आता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन को जब क्लाइंट में इंसर्ट किया जाता है तो उसमें 30 से 60 मिनट के अंदर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी ये अपना इफेक्ट आधे से 1 घंटे के अंदर दिखाने लगता है और 1 से 5 घंटे तक इसका पीक बनता है, यानी मैक्सिमम इसका इफेक्ट 1 से 5 घंटे के अंदर देखने को मिलता है। और इसकी टोटल ड्यूरेशन की बात की जाए, यानी इसका पूरा इफेक्ट कितनी देर तक रहेगा, तो आप बता सकते हैं 6 से 10 घंटे तक। रेगुलर इंसुलिन एकमात्र ऐसा इंसुलिन है जिसे दूसरे इंसुलिन के साथ मिक्स करके सब लगाया जा सकता है और इसे हम आईवी रूट से भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की और इसका एग्जाम्पल है लिस्प्रो, इसे आप ह्यूमालॉग के नाम से भी जानते हैं। इसका जो इफेक्ट है बहुत जल्दी आता है, इसके नाम से ही आप जान सकते हैं रैपिड एक्टिंग, यानी 5 मिनट से लेकर 25 मिनट के अंदर तुरंत ये अपना इफेक्ट दिखाने लगता है। आधे से 1 घंटे के अंदर इसका पीक बनता है और 2 से 5 घंटे इसकी टोटल ड्यूरेशन होती है। यानी रैपिड अगर आपको एक्शन चाहिए तो वहाँ लिस्प्रो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की। इसमें एनपीएच और लेंटे इंक्लूड किया जाता है। इसका जो ऑनसेट होता है 1 से 4 घंटे का होता है और पीक 6 से 12 घंटे और ड्यूरेशन टोटल है वो 12 से 24 घंटे होता है। लास्ट कैटेगरी आती है लॉन्ग एक्टिंग, जिसे आप
अल्ट्रा लेंटे भी कहते हैं। इसका ऑनसेट 4 से 8 घंटे का होता है, पीक 16 से 18 घंटे में बनेगा और 30 घंटे इसकी ड्यूरेशन होती है। तो मोटी मोटी बात को याद रखिएगा, 4 कैटेगरीज हैं। तुरंत एक्शन दिखाने वाला रैपिड एक्टिंग है, एग्जाम्पल लिस्प्रो। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग और फिर आता है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग का एग्जाम्पल है अल्ट्रा लेंटे और इंटरमीडिएट एक्टिंग का एग्जाम्पल है एनपीएच या इसे आप लेंटे कह सकते हैं। और आखिरी में है किसी दूसरे इंसुलिन के साथ मिक्स करके दिया जा सकने वाला टाइप रेगुलर इंसुलिन। आइए क्विकली ट्यूबरक्लोसिस डिजीज में इस्तेमाल की जाने वाली फर्स्ट लाइन ड्रग्स का रिवीजन कर लेते हैं। इसके अंदर टोटल 5 ड्रग्स को इंक्लूड किया जाता है और इन्हें याद रखने के लिए मेमोनिक या ट्रिक है राइप्स, RIPES, राइप्स। आर का मतलब है रिफैम्पसिन मेडिसिन, इसे हम RIF के रूप में लिखते हैं। आई का मतलब होता है आइसोनियाजिड, इसे INH के रूप में लिखते हैं। पी फॉर पायरेजिनेमाइड, इसे PZA लिखा जाता है। ई का मतलब होता है इथाम्ब्यूटॉल, इसे EMB कहते हैं। एस का मतलब है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसे SM के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर जो रिफैम्पसिन, आइसोनियाजिड, पायरेजिनेमाइड और इथाम्ब्यूटॉल मेडिसिन हैं, इन्हें ओरल रूट से दिया जाता है, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। रिफैम्पसिन मेडिसिन लेने पर बॉडी सिक्रीशंस का कलर रेड या ऑरेंज हो सकता है, यूरिन रेड या ऑरेंज हो सकता है। इथाम्ब्यूटॉल बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन है जो कि आई प्रॉब्लम कॉज करवा सकती है और बाकी सभी ड्रग्स बैक्टीरियोसिडल हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज हो सकती है, इससे पर्सन में सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, कानों में टिनिटस देखने को मिल सकता है, यानी घंटी जैसी आवाज सुनने को मिलेगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉइस्ट हीट के पास्चुराइजेशन नामक स्टरलाइजेशन मेथड की। मॉइस्ट हीट के द्वारा पास्चुराइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए हम मिल्क को स्टरलाइज कर सकते हैं, यानी मिल्क में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। पास्चुराइजेशन से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। पास्चुराइजेशन प्रोसेस में मिल्क को पहले एक हाई टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक उसे ठंडा कर दिया जाता है। इस टेम्परेचर चेंज के कारण उसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पास्चुराइजेशन के लिए 2 मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है होल्डर मेथड, दूसरा आता है फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 63 से 66 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है और फिर इसे अचानक 4 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर आया जाता है। जबकि फ्लैश मेथड को हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के नाम से भी जानते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर मिल्क को 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 15 सेकंड्स के लिए गर्म करके अचानक से 4 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a dull sound heard during chest percussion, it is due to the presence of। अगर किसी क्लाइंट के चेस्ट पर आप परक्यूशन करते हैं और वहां से डल साउंड सुनाई देता है तो ये किसकी प्रेजेंस को बताता है? मास, फ्लूइड, बोन, एयर। परक्यूशन का मतलब होता है शरीर की किसी सतह पर टैपिंग करना, यानी वहां पर हिट करना, और हिट करने के कारण जो आवाज प्रोड्यूस हो रही है, जो साउंड जनरेट हो रहा है, उसे सुनकर कंडीशन को आइडेंटिफाई करना। बेसिकली परक्यूशन मेथड का इस्तेमाल हम थोरैक्स और एब्डोमेन एरिया में किसी पर्टिकुलर कंडीशन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। परक्यूशन करना फिजिकल असेसमेंट का एक प्रकार है। परक्यूशन करने पर आपको बेसिकली 4 प्रकार के साउंड सुनाई देते हैं,
जो कि हैं रेजोनेंट, हाइपर रेजोनेंट, स्टोनी और डल। अगर आपको कहीं पर डल साउंड सुनाई देता है तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर एरिया में बॉडी के अंदर टिश्यू का मास मौजूद है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज retaining permanent change in behavior that occurs as a result of prior experiences is known as। अगर किसी क्लाइंट के बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस आते हैं ड्यू टू एक्सपीरियंस तो इसे आप किस टर्म द्वारा बताते हैं? बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस का आना एक्सपीरियंस के कारण क्या कहलाता है? एजुकेशन, एप्टीट्यूड, लर्निंग, इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। किसी भी पर्सन में लर्निंग होने का मतलब है उसके नॉलेज और बिहेवियर में एक्सपीरियंस के कारण आया बदलाव। एक्सपीरियंस के कारण नॉलेज और बिहेवियर में आया परमानेंट चेंज लर्निंग कहलाता है। एक बार फिर से समझिएगा, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन पर्सन्स नॉलेज एंड बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज lethargism is caused due to excessive consumption of। इनमें से किस चीज के बहुत ज्यादा इनटेक के कारण लेथायरिज्म कंडीशन हो सकती है? सॉर्गम, पीनट्स, ब्लैक गम, ब्लैक ग्राम, केसरी दाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम न्यूट्रिशन सब्जेक्ट। यस इट इज ऑप्शन 4 केसरी दाल। केसरी दाल को अगर आप बोटेनिकल नेम में लिखना चाहें तो आप इसे लेथायरस सेटाइवस के नाम से लिख सकते हैं। लेथाइवर्स लेथाइरस सेटाइवस को आप केसरी दाल कहते हैं और अगर ये दाल ज़्यादा मात्रा में खाई जाए तो इससे लेथायरिज्म नामक कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन के होने पर पर्सन के अंदर लोअर लेग के अंदर पैरालाइसिस देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं पैरालाइसिस ऑफ लोअर लेग। इसके अलावा एट्रोपी ऑफ लेग मसल हो सकता है। एट्रोपी ऑफ लेग मसल्स यानी लेग्स के जो मसल्स हैं उनका साइज श्रिंक होने लगेगा, छोटा हो सकता है। इसके अलावा स्केलेटल डिफॉर्मिटी हो सकती है। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर लगातार वीकनेस रह सकती है। क्लाइंट को अनप्लीजेंट मूड हो सकता है। ये सभी चीज़ें लेथायरिज्म कंडीशन में देखने को मिलती हैं। तो याद रखिएगा, लेथायरस सेटाइवस के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन या कंजप्शन के कारण लेथायरिज्म कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर पैरालिसिस ऑफ लोअर लेग्स, एट्रोपी ऑफ लेग मसल्स, स्केलेटल डिफॉर्मिटी, फैटीग आदि सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज small bluish white spots on a red base occur inner surface of the cheek during prodromal period are the clinical features of which disease। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप डबल स्टार लगा लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट के बक्कल म्यूकोसा पर यानी माउथ के अंदर इस प्रकार से रेड बेस मौजूद है और इस रेड बेस के ऊपर वाइट कलर का कोई दाना मौजूद है, दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद है, तो ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये किसका क्लिनिकल फीचर है? एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को। ब्लूइश या वाइट स्पॉट विथ रेड बेस इनर सरफेस ऑफ चीक यानी गालों के अंदर
लाल बेस पर सफेद दाने की प्रेजेंस किस डिजीज के प्रोड्रोमल पीरियड में देखने को मिलती है? रूबियोला, रूबेला, रोशियोला, पर्टुसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रूबियोला। याद रखिएगा, रूबियोला कह दीजिए या फिर मीजल्स कह दीजिए, ये दोनों एक ही चीज है। और इस डिजीज कंडीशन के अंदर इस तरह के स्पॉट्स का पाया जाना कॉप्लिक स्पॉट्स के रूप में जाना जाता है। यानी गालों के अंदर यानी बक्कल म्यूकोसा पर लाल बेस के ऊपर सफेद या नीले निशान वाला अगर कोई रैश मौजूद है तो इसे आप कॉप्लिक स्पॉट कहेंगे। और ये मीजल्स डिजीज की प्रोड्रोमल पीरियड में देखने को मिलता है। मीजल्स डिजीज को ही आप रूबियोला डिजीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस इज। इनमें से माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है? एड्रिनलिन को, एट्रोपिन को, नियोस्टिग्माइन को, या फिर मॉर्फिन को? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, नियोस्टिग्माइन को। माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन जो है हमारे शरीर में एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरो ट्रांसमीटर की कमी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन के अंदर एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है और इसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से जो इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन नहीं हो पाता या स्लो होता है। यानी पर्सन चाहकर भी बॉडी ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव नहीं करवा पाता। ये कंडीशन माइस्थेनिया ग्रेविस कहलाती है। और इस डिजीज के अंदर फर्स्ट साइन के रूप में अगर आपसे पूछ लिया जाए या फर्स्ट अर्ली साइन के रूप में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं पटोसिस। पटोसिस का मतलब होता है पर्सन अपनी आईलिड्स को चाहकर भी ओपन नहीं कर पाता। पर्सन में माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन होने के कारण उसकी आंखों की पलकें अचानक से बंद हो जाती हैं और वो चाहकर भी इन्हें खोल नहीं पाता, ऊपर नहीं कर पाता, देख नहीं पाता। ये कंडीशन माइस्थेनिया ग्रेविस कहलाती है। इस कंडीशन के ट्रीटमेंट में नियोस्टिग्माइन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एंटी माइस्थेनिक ड्रग या एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग के रूप में जाना जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।